वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे साथ अब दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए कीर्तन शाह, फाउंडर सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स, जुड़ गए हैं। मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और निज़ाम सिद्दीकी मुकेश से सवाल पूछेंगे, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। निज़ाम सर नमस्कार, क्या हाल चाल, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार जी मैम, मैं पंजाब की पटियाला सिटी से बोल रहा हूँ जी। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा। 10,000 रुपये की आप SIP करना चाहते हैं 7 साल के लिए, राइट? हाँ जी मैम। ओके, तो 10,000 रुपये तक ही आप अपनी निवेश राशि को सीमित रखेंगे या आप समय रहते इसे बढ़ाएंगे भी? चांसेस तो 100% है मैम, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, बढ़ाता रहूँगा। ठीक है। 7 साल के बाद कोई बहुत अहम लक्ष्य क्या आपका पूरा हो रहा है जिसके लिए आप ये निवेश कर रहे हैं? एक्चुअली मैम मेरा कोई वो नहीं है, बस मेरा तकरीबन 62 ईयर एज हो जाएगी, तो मैं अपने लिए जो है ये कैपिटल इकट्ठा करना चाहता हूँ। ओके, तो ऐसा तो नहीं है कि आप इन पैसों पर आश्रित रहेंगे? नहीं, आश्रित तो मैम वैसे तो मेरे पास और भी थोड़े से हैं भी मनी, लेकिन ये है कि इससे थोड़ा सा और मेरे पास वो हो जाएगा ना, कैपिटल थोड़ा सा और आ जाएगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मतलब आप बहुत रिस्क नहीं ले सकते ना इस पर्टिकुलर निवेश से, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी उम्र क्या है आपने कही? 50? मैं ये 15 जून को 55 ईयर हुई है मैम। 55, ओके। चलिए, आपने इससे पहले क्या इक्विटी बाजार में निवेश किया है? नहीं मैम, मैंने किया नहीं है, बस मैं आपका ये प्रोग्राम वगैरह फॉलो करता हूँ और इसी के देख के मेरा इंटरेस्ट बना है। वैसे थोड़ी सी FD वगैरह है मेरी। अच्छा, चलिए, अच्छा हुआ आपने अपना रिस्क प्रोफाइल हमें बता दिया और उसी के मुताबिक जो है वो आप हमारे एक्सपर्ट भी आपको गाइड करेंगे। मुकेश, तो क्लियरली ये बहुत ज़्यादा जोखिम तो इस निवेश से नहीं उठा सकते हैं। इन्होंने हालांकि वेल्थ क्रिएशन का ही एक लक्ष्य रखा है इस इन्वेस्टमेंट से। अब बताएं किस तरह की रणनीति आप इनको जो है वो सुझाएंगे? थैंक यू कविता। पहली बात तो निजाम जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि वो उन्होंने डिसाइड किया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे SIP के थ्रू, क्योंकि SIP बहुत ही बढ़िया तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का। और इनमें अब जैसे इन्होंने बताया ये बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बैलेंस फंड्स में कर लें, जो हाइब्रिड फंड होते हैं बट एग्रेसिव होते हैं थोड़े, इन द सेंस कि उसमें 65-70% इक्विटी होता है और 30-35% वो डेट में करते हैं। नॉर्मली इक्विटी फंड्स के लिए मैं नॉर्मली लॉन्ग टर्म SIP के लिए इक्विटी फंड सजेस्ट करता हूं, बट इन्होंने बोला ये कम रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स इनके लिए ठीक रहेगा। और 7 साल बहुत अच्छा पीरियड है, ये अगर SIP करेंगे तो रिस्क वैसे ही कम हो जाएगा। अगर ये 10,000 की SIP करेंगे तो एक साल में ये 1,20,000 और 7 साल में ये 8.4 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर ये इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, रिटर्न बढ़िया आता रहेगा, तो लगभग इनके पास 7 साल बाद 14 लाख की रकम बन जाएगी। तो बेस्ट यही होगा कि आप हाइब्रिड फंड्स में, जो कि बैलेंस फंड, तो उसमें करिए और SIP करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। आप एक बार फंड के नाम दोहराएंगे इनके लिए वापस से? पहले तो मैंने इनके लिए सोचा था कि इक्विटी फंड्स रिकमेंड करूंगा, तो मैंने 3 इक्विटी फंड शॉर्टलिस्ट किए थे, बट सिंस इन्होंने बताया बहुत ज्यादा वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हम इनके लिए बैलेंस फंड्स देख सकते हैं। HDFC का इक्विटी हाइब्रिड फंड देख सकते हैं, बिरला का इक्विटी हाइब्रिड फंड देख सकते हैं और कोटक का इक्विटी हाइब्रिड फंड देख सकते हैं। अगर हम ये 3 इक्विटी हाइब्रिड फंड कर लेंगे तो इनको काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसे अगर इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनको साल बाद चेंज करके इक्विटी फंड्स भी डाल सकते हैं। और इक्विटी अगर वो डिसाइड करेंगे तो इंडेक्स फंड से वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इंडेक्स फंड से स्टार्ट करेंगे तो निफ्टी का इंडेक्स फंड फ्यूचर में वो उसमें ऐड कर सकते हैं। ये निज़ाम जी, तो आपको बैलेंस फंड्स यहाँ पे रेकमेंड किए जा रहे हैं और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करें, क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास थोड़ी सी रिस्की होती है,
अगर आप इस निवेश के बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करें और थोड़ा सा अगर आपकी निवेश की जो अवधि है वो थोड़ी अगर और बढ़ सकती है तो आप प्योर इक्विटी फंड्स को भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। प्योर इक्विटी फंड्स ये होंगे, लेकिन अदरवाइज़ आपको जो है बैलेंस एडवांटेज फंड्स की कैटेगरी ज़्यादा रेकमेंड की जा रही है। धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। कीर्तन, आपके लिए सतीश मेरे ख्याल से फ़ोन लाइन पर हैं। सतीश, हाय, गुड इवनिंग। नेट ही नहीं आ रहा है की। सतीश, आवाज़ आ रही है? सतीश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सतीश, चलिए, मुझे लग रहा है कि शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। हम इनसे वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक कीर्तन, इनकी उम्र 24 साल की है और 75,000 पर मंथ की अर्निंग है। SIP 10 साल के लिए 10,000 रुपये करना चाहते हैं। 10 साल में इनको चाहिए 75 लाख। कीर्तन। कविता जी, सबसे पहले तो सतीश बहुत सही डिसीजन ले रहे 24 साल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, और अज्यूम कर रहा हूँ कि उनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस सैलरी के बाद, खर्चा निकालने के बाद भी काफी पैसा बचा हुआ जो वो SIP कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें उन्होंने सोचा उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा निवेश करना पड़ेगा। तो अगर मैं 12% का CAGR मान के चलूं उनके इन्वेस्टमेंट्स पे, तो उनको तकरीबन 35,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी अगर उन्हें उनका 75 लाख का लक्ष्य पूरा करना है 10 सालों में। तो अगर हर महीना 35,000 रुपया निवेश करेंगे एक मॉडल पोर्टफोलियो में, डेफिनेटली सजेस्ट कर सकता हूँ उसमें, तो 12% के हिसाब से 75 लाख 10 साल में इकट्ठा हो सकते हैं। तो अगर वो आज जो 10,000 की एक्सपेक्टेशन से आ रहे, शायद उससे वो अपना लक्ष्य पूरा ना कर पाए। अगर इमीडिएटली वो 10,000 की उनकी सोची हुई SIP से 35,000 जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ उस पर स्विच नहीं कर सकते, तो उन्हें स्टेप अप SIP यूज करना चाहिए। हर साल SIP बढ़ाते रहिए, जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है तो वो लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाएंगे। पर एवरेज बेस पे उनको 35,000 रुपए की आज SIP करनी पड़ेगी अगर 75 लाख पहुंचना है 10 साल में। अब उन्होंने फंड्स रेकमेंड करने कहा है। देखिए, मुझे उनका रिस्क प्रोफाइल तो नहीं पता, पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 24 साल के हैं और 10 साल का लक्ष्य है, तो थोड़ा सा एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो शायद पॉसिबल है, क्योंकि वो लमसम इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसको ध्यान में रख के मैंने 3 फंड्स रेकमेंड किए जो उन्हें लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में समान एक्सपोजर दे देंगे। तो उन्हें ICICI लार्ज एंड मिड कैप में पैसा लगाना चाहिए, कोटक इमर्जिंग में और निपॉन स्मॉल कैप में। क्योंकि उन्होंने मुझे 10,000 का लक्ष्य आज कहा है, इन्वेस्टमेंट आज कहा है, इसलिए मैंने 10,000 के हिसाब से प्राइस स्प्लिट कर दिया कौन से फंड में कितना करना चाहिए। पर उनकी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने कहा, 35,000 है, तो उनको इसी रेशियो में अगर वो 35,000 कर सकते हैं तो स्प्लिट कर देना चाहिए। ऑलराइट, सतीश मेरे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, वरना हम इनको और भी सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि ये जो है अपने निवेश की राशि को बढ़ाएं। अप्रॉक्सीमेटली कितने की SIP करनी होगी अगर 75 लाख चाहिए हो तो? कविता जी, 35,000 रुपए की SIP चाहिए 12% के अजम्पशन पे। ऑलराइट सतीश, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक मेरे साथ हैं ज्योति। चलिए, ज्योति का सवाल लेंगे और ये सवाल भी कीर्तन के लिए है। और कीर्तन, आपके पास मेरे ख्याल से इनका पोर्टफोलियो भी है। इनको 50 लाख 5 साल में चाहिए और ज्योति फ़ोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसी हैं आप, क्या करती हैं ज्योति? मैं अच्छी हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ। ओके, आपने खुद अपना ये पोर्टफोलियो बनाया है ज्योति, या आपने किसी फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ली है? नहीं मैम, मैंने खुद ही अपना पोर्टफोलियो बनाया है। आपकी जैसे मैं वीडियोज वगैरह देखती हूँ, आपके चैनल को फॉलो करती हूँ, तो उसके लिए उससे बहुत हेल्प होती है, जैसे बताते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मैंने वहीं से बनाया है देखकर। थैंक यू सो मच ज्योति, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे दर्शक हमें फॉलो करते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे गाइडेंस के ज़रिए करते हैं। तो मैं देख सकती हूँ आपने अपने पोर्टफोलियो में 7 फंड्स ये जोड़े हैं, और इन जो नीचे जो आपने जो बाद में 4 फंड्स दिए हैं उनमें आपने निवेश अभी रोका हुआ है, लमसम करके छोड़ दिया है ना उसमें? लमसम करके छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे मार्केट का ज़्यादा अंदाजा नहीं था। राइट, तो मैं आपको देख लेती हूँ।
ओके, अब अपने फंड्स की परफॉर्मेंस से खुश हैं? कब से कर रही हैं आप इन्वेस्टमेंट? मैंने अभी 1 महीने पहले ही शुरू किया है सबसे। ओके, 1 महीना पहले ही? जी जी, SIP भी और लमसम भी। तो जो मैंने चयन किया है SIP के लिए फंड का, क्या ये सही है और उनको लंबे समय तक रखना सही रहेगा, और मैं SIP और भी करना चाहती हूँ, तो उसमें मुझे कौन से फंड खरीदने चाहिए? ठीक है, तो आपको अपनी SIP और बढ़ानी है। अभी फ़िलहाल आप 6,500 की कर रही हैं, SIP और कितनी बढ़ाएंगी? मैं और उससे 10 या फिर 15 तक बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, और अभी आपके पास 3.5 लाख रुपए भी हैं जो आपको डालने हैं ना? जी, इससे भी मुझे निवेश करना। ओके, ऑलराइट। और सभी ये पूरा निवेश जो है एक ही लक्ष्य के लिए है जो 50 लाख है 5 साल में, है ना? नहीं मैम, SIP के थ्रू मुझे उतना करना है 50 लाख, लेकिन ये लमसम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, उसमें कोई ऐड ऑन कर सकते हैं। जी। ओके, ठीक है, चलिए। और मैं सेटिंग भी कर सकती हूँ 10% का पर ईयर। ओके, गॉट इट। ठीक है, कीर्तन आपके पास मैं आती हूँ। चलिए, फंड्स वाकई बहुत सारे हैं कीर्तन, लेकिन अब ऐसे में ये बताएं, लक्ष्य तो इन्होंने काफ़ी क्लियर रखा है, मीडियम टर्म गोल है 50 लाख्स का। फ़िलहाल इनके पास लमसम भी है और ये 3.5 लाख रुपए अलग से निवेश करना चाहती हैं। उसके अलावा 6,500 की SIP कर रही हैं, जिसको ये कह रही हैं कि बढ़ा भी सकती हैं। अब किस डायरेक्शन में जाना है? बिकॉज इन्वेस्टेबल अमाउंट अगर अभी कम है तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कीर्तन, कितना बढ़ाना होगा? कविता जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ज्योति जी को, एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट तो किया। और देखिए, उनके पास जो 9 या 10 फंड्स है, वो 9 या 10 फंड्स इंडिपेंडेंटली फंड्स अच्छे हो सकते हैं, पर जब आप उन 9-10 फंड को एक साथ इकट्ठा कर देते हो उस पोर्टफोलियो में, तो जरूरी नहीं है कि ये सब फंड्स अच्छे हो। दूसरी बात यह है कि उनका लक्ष्य जो 50 लाख रुपए का आज से 5 साल बाद, उसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट थोड़ी सी स्टीप है वर्सेस वो जो आज कर रही है। तो आज अगर आप देखिए, उनका जितना भी लमसम निवेश ऑलरेडी किया हुआ है, प्लस जो 3.5 लाख रुपए वो और निवेश करना चाहती है, तो उनके पास लमसम 4 लाख रुपए आज इन्वेस्टेबल है। उसके ऊपर उन्हें तकरीबन 53,000 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी अगर 5 साल में 50 लाख रुपए का गोल पहुंचना है। ये थोड़ा सा स्टीप है और यहाँ पर शायद स्टेप अप उतनी आसानी से काम नहीं करेगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत नजदीक है, आपके पास सिर्फ 5 ही साल है। तो आप 10% से स्टेप अप भी कर लेंगे तो भी आप 50 लाख के गोल से काफी दूर रहेंगे अगर आप इवेंचुअली 53,000 रुपीज की महीने की SIP तक नहीं पहुंचते, या एडिशनल लमसम इन्वेस्टमेंट बीच में नहीं करते आपके ये 5 साल के ड्यूरेशन में। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है ज्योति जी के लिए, पर डेफिनेटली वो जितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकती है उन्हें उतना इन्वेस्ट करना चाहिए, और बीच बीच में जहां पर भी ऐड कर सके या स्टेप अप कर सके उन्हें करना चाहिए, तो शायद अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि उनके फंड्स इंडिपेंडेंटली तो काफी अच्छे हैं, पर जब उन 9-10 फंड को आप इकट्ठा कर देते हो एज अ पोर्टफोलियो, तो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो मेरे हिसाब से सेम कैटेगरी में है, ओवरलैप कर रहे हैं और ज्यादा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे पोर्टफोलियो में। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ये जो आपके 10 फंड्स है उसको 4 या 5 फंड्स में कंसोलिडेट कर दीजिए। तो मैं आपको कुछ एग्जिट ऑप्शंस सजेस्ट करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपको निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, HDFC फोकस 30, SBI बैलेंस्ड, HDFC इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स, ये 5 फंड से निकल जाना चाहिए। क्योंकि आपके बचे हुए जो 5 फंड्स है ना, वो जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कमाने की, वो पूरी हो जाएगी। ये एडिशनल जो 5 फंड जो मैं आपको एग्जिट करने बोल रहा हूँ, ये दूसरे 5 फंड जो आप होल्ड कर रहे हैं उसके साथ मिलकर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे आपके पोर्टफोलियो में। तो ये 5 फंड से आप एग्जिट कीजिए, बाकी के 5 फंड से आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा। ज्योति, कोई सवाल पूछना है कीर्तन को? क्या अभी अगर मैं लमसम लेना चाहती हूँ 3.5 लाख का, तो मैं 3 फंडों में लूँ, और उनको क्या अभी सही समय है लमसम लेने का, जैसे मार्केट ऊँची जा रही है जिसके लिए? कीर्तन? ज्योति जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आज हर कोई ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएंगे या नहीं, पर इसका आंसर नहीं है। हमें सिर्फ हाइंडसाइट में पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट्स ऊपर जाएंगे या नीचे
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका है इस पैसे को निवेश करने का है, वो है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। आप सबसे पहले जो बचे हुए 5 फंड्स हैं, उनके लिक्विड फंड्स में सेम प्रोपोर्शन में इस 3.5 लाख रुपए को डिवाइड कर दीजिए, और उसमें से आप अगले 6 महीने तक वीकली STPs कर लीजिए आपके बचे हुए 5 इक्विटी फंड्स में। ये मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन तरीका होगा आपके पास आज जो 3.5 लाख रुपए है उसे निवेश करने का, क्योंकि आप अगर उसे एक साथ निवेश करने की कोशिश करेंगे तो आप टाइमिंग रिस्क ले लेंगे, जो मुझे नहीं पता कि शायद इवेंचुअली आपके फेवर में होगा या नहीं होगा। तो STP बेहतर तरीका है मेरे हिसाब से। ऑल द बेस्ट ज्योति आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और शो में अब चलिए रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। मुकेश, आपके पास आऊंगी, पहले बताइए क्या है आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र। कविता जी, आज का निवेश का गुरु मंत्र बहुत ही सिंपल है। इन्वेस्टर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका टाइम होराइजन 7 से 10 साल का है तो स्मॉल कैप फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर रिटर्न देते हैं, लार्ज मिड से ज्यादा रिटर्न देते हैं, और उनका रिस्क भी कम हो जाता है। तो वोलेटिलिटी से घबराइए मत, स्मॉल कैप को आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है तो। कीर्तन, आपका गुरु मंत्र। कविता जी, मार्केट टाइमिंग की बहुत बात होती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पिछले 40 सालों का डेटा देखें, 40 में से सिर्फ 5 ऐसे साल हैं जहां पर इंट्रा ईयर, विद इन द ईयर, इंडेक्स 10% से कम गिरा है। यानी 35 साल 40 में से मार्केट अपने टॉप से इंट्रा ईयर 10% एक बार तो गिरा ही है। ये बहुत ही सिंपल डेटा पॉइंट है जो आपको ये बताता है कि आप अगर थोड़ा सा भी पैसा लिक्विड में रखेंगे या कैश अवेलेबल रखेंगे, जब भी आपको मार्केट में 5, 7, 8, 10% का फॉल दिखे उसे डिप्लॉय कर दीजिए, क्योंकि लंबे समय में तो मार्केट ऊपर ही जाता है, पर वो इंट्रा ईयर हर साल आपको 10% का फॉल एक बार जरूर देता है। ऑलराइट, चलिए हमारे अगले दर्शक प्रकाश भाले मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार प्रकाश जी। हाँ, नमस्कार मैडम। कैसे हैं सर आप? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को जी, कि मेरा प्रश्न आपने ले लिया। मैं कई साल से आपके चैनल देखता आ रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। बताइए सर। मेरे पहले गुरु आपके चैनल ही है, क्योंकि मैंने आपके टीवी चैनल देखकर ही मैंने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख लिया है। तो SGB में भी 200 यूनिट खरीद लिया है मैंने। अच्छा। और मेरा पोर्टफोलियो आपके पास दे दिया है जी। तो सबसे पहले मैंने SBI के 5 फंड ले लिए थे, रेगुलर फंड, एक ही फंड उसके, और उसमें अब परिवर्तन करके मैंने 5 जो फंड ले लिए हैं उसमें SIP कर रहा हूँ। क्या चुने हुए फंड सही है या ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है, तो यह जानना चाहता हूँ। और मैं CR कैनरा वेबबुक ग्लोबल को म्यूचुअल फंड जो है ना, उसमें और अमाउंट बढ़ाना चाहता हूँ, क्या वो सही होगा या नहीं? चलिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने चैनल को इतना फॉलो किया, शो को इतना फॉलो किया और हमसे सीखकर अपना पोर्टफोलियो बनाया और हमें आपकी सेवा करने का आपने मौका दिया। मुकेश, मेरे ख्याल से प्रकाश जी का सवाल आपके पास है, बताएं क्या बदलाव करने चाहिए इनको अपने पोर्टफोलियो में। थैंक यू प्रकाश जी, आपने डेटा दिया, आपने पोर्टफोलियो बढ़िया बनाया है, एंड पोर्टफोलियो में इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। तो थोड़े से मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं, आप इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो आपके पास 11 फंड्स हैं, जिसमें से 5 इक्विटी फंड है, 2 हाइब्रिड फंड्स हैं और 4 डेट फंड्स हैं। एक तो मेरे को लगता है 4 डेट फंड अभी आपके पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा है। आप 1-2 भी डेट फंड ले लेंगे तो उससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डेट फंड ज्यादातर सिंपल होते हैं और पोर्टफोलियो में ज्यादा स्कीम्स लेके फायदा नहीं होता, क्योंकि उन्हें मैनेज करना, ट्रैक करना मुश्किल होता है। स्कीम्स जितनी हम सिंपल रखेंगे उतना बेटर रहता है। अगर मैं आपकी 5 इक्विटी फंड्स की बात करूं तो 5 में ओवरलैप नहीं है, आपने डाइवर्सिफिकेशन बढ़िया किया है, लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी सब लिया है।
इसमें बस थोड़ा सा ये कि स्कीम्स में हम थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम्स थोड़ी सी अंडर परफॉर्म कर रही हैं। जैसे मेरे लार्ज कैप फंड है, मेरे थोड़े टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसमें एसआईपी बंद कर सकते हैं। और ये एक लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैप में आज के दिन इंडेक्स फंड, जो लो कॉस्ट पैसिव इंडेक्स फंड होते हैं, वो बेटर होते हैं। तो आप इसकी जगह यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर होगा। इसके अलावा 2 और फंड है जहां पे मेरे को लगता है थोड़ा सा हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक एक्सेस का मिड कैप फंड है, एक्सेस के फंड्स काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें आप एसआईपी स्टॉप करके एसआईपी आप एसबीआई मिड कैप में कर सकते हैं। और एक लास्ट चेंज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपके पास एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, काफी पुराना फंड है, अच्छा फंड है, फंड मैनेजर भी अच्छा है, थोड़ा सा लास्ट 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में शायद ये अंडर परफॉर्म कंटिन्यू करे, क्योंकि इसका फंड का साइज काफी बड़ा हो गया है। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,000 करोड़ हो गए हैं, और स्मॉल कैप में बड़े एयूएम वाले फंड को प्रॉब्लम आती है। तो इसकी जगह आप आईसीसी स्मॉल कैप फंड कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड आपके पास सही है, सब बढ़िया है। एक आप लिक्विड फंड में आपने काफी पैसा डाला हुआ है और उसमें आप एसआईपी भी कर रहे हैं, तो मैं लिक्विड फंड के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो लिक्विड फंड होता है वो एक इंस्टीट्यूशनल फंड है, जो कंपनीज वगैरह हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालती हैं, जहां पे वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, उनके लिए वो सूटेबल है। आप अगर इसमें करेंगे, रिटर्न जो है कम आएगा, और जब रेट कट होगा तो इसमें भी बहुत रेट गिर जाएंगे। इसकी जगह आप कोई और फंड ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बिरला का मनी मैनेजर फंड में कर लीजिए, एंड वो फंड आपके लिए सही रहेगा। बिरला का मनी मैनेजर मैं फंड आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ये अनुमान लगा के कि आपका टैक्स रेट कम है, क्योंकि अब डेट फंड्स फुल्ली टैक्सेबल हो गए। अगर आपका टैक्स रेट हाई है, आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो आप आर्बिट्राज फंड कर सकते हैं। एसबीआई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज फंड आपके लिए बेटर होगा। चलिए, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रकाश जी आपको सलाह समझ में आ गई हो, और अगर नहीं तो आप अपना ये जो सवाल का जवाब है यूट्यूब पर वापस से सुन सकते हैं। फिर भी कोई सवाल पूछना हो तो अपना सवाल वापस भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कीर्तन आपका, मुकेश जी आपका समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज शो पर की, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। लेकिन मैं आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और चाहे तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल शो देखकर कमेंट बॉक्स में डालिए। आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।